हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 23 जनवरी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती है आज। तो नेताजी को एक बार सभी लोग कमेंट बॉक्स में सत सत नमन लिख दीजिएगा। और इसी दिवस पर पराक्रम दिवस मनाया जाता है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। 23 जनवरी 2024 के दिन की वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे आज के करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरा डिटेल में वीडियो होने वाली है। अगर वीडियो पसंद आएगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। चैनल पर अगर नए आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन अब तक पहुंचता रहे। शुरू करेंगे हम लोग कल के रिवीजन से। जैसा कि आप जानते हो, हर दिन शुरुआत करने से पहले एक दिन पुराना करंट अफेयर हम लोग रिकॉल करते हैं फटाफट से 1 मिनट में। तो कल हम लोगों ने जाना था अयोध्या में बने भगवान राम मंदिर की 10 महत्वपूर्ण विशेषताएं, और उनमें से एक विशेषता नहीं थी जो ये ऑप्शन था। मतलब एक्चुअली में यहाँ पर ये ऑप्शन दिया गया था कि इनमें से कौन सी एक विशेषता नहीं है। तो 3 थी, एक नहीं थी। कौन सी नहीं थी? कि इसमें बोला गया था इसमें ईरान से लाए गए शालिग्राम पत्थर का इस्तेमाल किया गया है, तो ये गलत था। एक्चुअली में नेपाल से लाया गया है, नेपाल से लाए गए शालिग्राम पत्थर का इस्तेमाल किया गया है। यानी नेपाल अगर कर देते तब ये विशेषता हो जाती। चलिए, भारतीय कंपनी टीसीएस दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आईटी सेवा कंपनी बन गई है, दूसरे सबसे ज्यादा मूल्यवान, और पहले पर एसेंचर है। अभी हाल ही में एनटीपीसी ने शून्य कार्बन उत्सर्जन वाले हाइड्रोजन कुकिंग का प्रदर्शन किया था। इसके अलावा डकार रैली जीत करके कार्लोस साइंज ने एक नया इतिहास बना दिया है। सबसे उम्रदराज ये विजेता बन गए हैं। 61 वर्ष की उम्र में इन्होंने जीत हासिल की थी। मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान ये असम सरकार ने शुरू किया, और बोइंग ने अमेरिका के बाहर भारत के कर्नाटक राज्य में अपना सबसे बड़ा निवेश किया है। 1600 करोड़ का ये इन्वेस्टमेंट हुआ है। इसके अलावा दुनिया का सबसे बड़ा डेरिवेटिव एक्सचेंज बन गया है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स ने अभी हाल ही में हैविसियोर नाम से भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित हेपेटाइटिस ए का टीका विकसित किया है, लॉन्च किया है। और अभी भारत को मत्स्य पालन पर संयुक्त राष्ट्र फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन समिति का उपाध्यक्ष चुना गया है। पहली बार ऐसा हुआ है जब भारत को उपाध्यक्ष चुना गया है। और अभी इंडिया ने ही विश्व आर्थिक मंच पर अलायंस फॉर ग्लोबल गुड, जेंडर इक्विटी एंड इक्वलिटी की स्थापना की है। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे कल की वीडियो से, जिनका आपने किया है क्विकली 1 मिनट में रिवीजन। साथियों, अगर आप डेली जुड़ोगे तभी मजा आएगा करंट अफेयर में। डेली का डेली अगर आप वीडियो देखते हो तो समझो ये आयुर्वेदिक दवा का काम करेगी। आपका डेली करंट अफेयर के क्वेश्चंस तो तैयार होगा ही, साथ ही साथ क्वेश्चन से रिलेटेड जो समझ होती है वो भी विकसित होगी। तो आपको बहुत सारी चीजों के बारे में ऐसी डीप नॉलेज हो जाएगी, जिसके बाद आपको अच्छे से समझ लो करंट अफेयर से प्यार हो जाएगा। ऐसे ही प्यार कर लीजिए एमजेटी ऐप से। एमजेटी ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। बहुत ही यूजफुल, बहुत ही एकदम इजी टू यूज ऐप है। आप देखो यहाँ पर फ्री पीडीएफ सेक्शन में सभी पीडीएफ मिल जाया करेगी। फ्री क्विज सेक्शन में आपको हर प्रकार की क्विजेज मिल जाएंगी। हमारे ई बुक्स को लेना चाहो तो ई बुक में जाकर ले सकते हो। वीडियो कोर्स सेक्शन में जाकर वीडियो कोर्सेज वगैरह ले सकते हो। बहुत ही सिंपल इजी टू यूज ऐप है। आप गूगल प्ले स्टोर से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्न में से किसकी जयंती पर 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया गया? तो जैसा कि मैंने शुरुआत में ही आपको बताया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती के अवसर पर 23 जनवरी को मनाया जाता है पराक्रम दिवस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ये 23 जनवरी के दिन ही ओडिशा के कटक में 1897 में जन्मे थे। कब? 1897 में 23 जनवरी को इनका हुआ था जन्म। अभी देखो 2021 से पराक्रम दिवस की घोषणा हुई है, यानी 2021 से ये पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जा रहा है इनकी जयंती को। ओके, अच्छा एक और चीज अनाउंस हुआ था। अच्छा एक चीज और यहाँ पर देख लो, इस बार 127वीं जयंती है। कई बार ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, तो ये भी ध्यान रखना। एक और इन्फॉर्मेशन है, पराक्रम दिवस के अवसर पर यही भारत पर्व की शुरुआत होती है। पहले क्या होता था, 24 जनवरी से हुआ करता था पहले भारत पर्व। भारत पर्व जिसे अब भारत पर्व कहा गया है। पहले तो गणतंत्र महोत्सव, मतलब समझ लो एक प्रकार से जो गणतंत्र दिवस के अवसर पर जो सेलिब्रेट करते थे हम लोग, वो महोत्सव चलता था। तो वो 24 जनवरी से शुरू होकर के 31 जनवरी तक चला करता था। 24 जनवरी भी महत्वपूर्ण दिवस है। 24 जनवरी को हम लोग मनाते हैं राष्ट्रीय बालिका दिवस, राष्ट्रीय बालिका दिवस। और एक और राज्य स्थापना दिवस मनाया जाता है। बहुत बड़े राज्य का स्थापना दिवस है। आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे किस राज्य का स्थापना दिवस 24 जनवरी को होता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर से शुरू होकर के 31 जनवरी तक पहले चला करता था, लेकिन अब इसे
23 जनवरी यानी एक दिन पहले से शुरू कर दिया गया है। तो अब से 23 जनवरी से 26 जनवरी को जो होने वाला भारत पर्व होता है वो शुरू होता है। 23 जनवरी से शुरू होकर 31 जनवरी तक चलता है। ठीक है जी, तो ये बात ध्यान रखिएगा, पहले 24 जनवरी से शुरू हुआ करता था। और राष्ट्रीय बालिका दिवस के बारे में हम लोग कल बात करेंगे। इंदिरा गांधी जी इस दिन पहली बार शपथ ली थी। चलिए यहाँ पर कुछ और महापुरुषों की पुण्यतिथि या जयंती के अवसर पर जो दिवस मनाए जाते हैं उनको रिकॉल कर लेते हैं। जैसे जनवरी से ही अगर शुरुआत करें तो 12 जनवरी को सबसे पहले राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के अवसर पर। फिर पराक्रम दिवस मनाया जाता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर। 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि पर। और 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस मनाते हैं भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि पर। इन्हीं की जयंती पर सद्भावना दिवस मनाया जाता है राजीव गांधी जी की जयंती पर। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाते हैं मेजर ध्यानचंद जी की जयंती पर। और 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की जयंती पर। 15 सितंबर को राष्ट्रीय इंजीनियर्स डे, ये मोक्षगुंडकम विश्वेश्वरैया जी की जयंती पर। अंत्योदय दिवस पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती पर 25 सितंबर को। और 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस महात्मा गांधी जी की जयंती के अवसर पर। 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की जयंती पर। और 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती पर। 11 नवंबर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मौलाना अबुल कलाम आजाद जी की जयंती पर, जो कि पहले शिक्षा मंत्री थे भारत के। 14 नवंबर बाल दिवस प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी की जयंती पर। 6 दिसंबर महापरिनिर्वाण दिवस डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की पुण्यतिथि पर, प्रथम कानून मंत्री थे। 23 दिसंबर राष्ट्रीय किसान दिवस चौधरी चरण सिंह जी की जयंती पर, ये भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे। 25 दिसंबर सुशासन दिवस प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर, पूर्व प्रधानमंत्री। तो ये दिवस याद रखिएगा, महापुरुषों से संबंधित दिवस हैं और यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं। आगे, हाल ही में 21 जनवरी को निम्न में से किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? तो 21 जनवरी को दोस्तों 3 राज्यों का स्थापना दिवस मनाया जाता है, त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय। तो उपरोक्त सभी ऑप्शन आपका हो जाएगा करेक्ट। 21 जनवरी को ही ये तीनों राज्य का स्थापना दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इन तीनों राज्यों को राज्य का दर्जा मिला था 21 जनवरी के ही दिन। 21 जनवरी 1972 को पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन नियम के तहत इनको दर्जा दिया गया था पूर्ण राज्य का। तो त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय ये तीनों जो है 21 जनवरी 1972 को पूर्ण राज्य का दर्जा पाए थे। इसके लिए उत्तर पूर्वी क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 लाया गया था और ये लागू हो गया था 1972 में। ठीक है जी। अच्छा, मणिपुर और त्रिपुरा जो है इसको 1949 में केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। बहुत सारे राज्य हैं जो पहले केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाते हैं, बाद में चल करके जब वहां स्थितियां सामान्य हो जाती हैं तब उनको पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाता है। केंद्र शासित मतलब कि केंद्र से शासन होता है, और केंद्र से शासन होता है तो पूरा कंट्रोल केंद्र सरकार के द्वारा रहता है। तो वहां पर जैसे कभी कोई विवाद या कोई उपद्रव होना होता है तो वो ऊपर से दबा दिया जाता है। इसलिए शुरुआत में पहले उसको केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा देते हैं, फिर आगे चल करके जब स्थितियां सामान्य हो जाती हैं तब उसको, जब ऐसा लगता है कि हाँ चलो वहाँ की रीजनल सरकार वहाँ पर बना करके अच्छे से उसको चला पाएगी, तब उसको वहाँ पर पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप समझो जम्मू कश्मीर और लद्दाख को देखो यूनियन टेरिटरी कर दिया गया, तो अभी केंद्र का शासन वहाँ पर चल रहा है। अब जब वहां पर स्थितियां आगे चल करके सामान्य हो जाएंगी, जब लगेगा कि हाँ चलो वहां का कोई रीजनल मुख्यमंत्री बन जाए और वहां की सरकार बन जाए, वो अच्छे से चला ले जाएंगे, तो जम्मू कश्मीर को बना दिया जाएगा पूर्ण राज्य का दर्जा। लेकिन लद्दाख जो है अभी भी वहां पर ये यूनियन टेरिटरी ही रहेगा। कारण ये है कि वहां पर विधानसभा अभी नहीं है। ठीक है, आ जाते हैं दोबारा से पूर्वोत्तर क्षेत्रों में। नागालैंड एक और पूर्वोत्तर राज्य है, इसे 1 दिसंबर 1963 को राज्य का दर्जा मिला था। ऐसे ही मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, इसको 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। अरुणाचल प्रदेश को पहले नेफा के नाम से जाना जाता था, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटायर एजेंसी के नाम से। ये भी पहले, अरुणाचल प्रदेश भी पहले केंद्र शासित प्रदेश था। आगे चलकर 1987 में इसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। ठीक है जी। तो फिलहाल 21 जनवरी को हम लोग याद करेंगे मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय के लिए। अब यहाँ पर देखो मैप में, जैसे यहाँ मैं मेघालय का एग्जाम्पल लेकर के चलता हूँ और तीनों राज्यों का यहाँ पर बता दूंगा आपको। तो यहाँ पर आपको मैप में दिख जाएगा मेघालय, ये रहा मेघालय। ठीक है जी, ये रहा मेघालय। और ये जो राज्य है ये है मणिपुर, और यहाँ पर 3 तरफ से घिरा हुआ है ये है त्रिपुरा। किससे घिरा हुआ है 3 तरफ से? बांग्लादेश से। तो ये 3 राज्यों का ये राज्य स्थापना दिवस है। ठीक है ना, कब? 21 जनवरी को।
21 जनवरी 1972 को ये स्थापित किया गया था। अब आप यहाँ पर देख रहे हो ये असम से ही अलग हुआ था। असम से आगे चल करके जैसे कि मैंने आपको बताया मिजोरम भी अलग हो गया और आगे चल करके फिर अरुणाचल प्रदेश अलग हो गया। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश ये कब अलग हुए, तो इन दोनों को यहाँ पर जोड़ करके कर दो 1987। ठीक है जी। और यहाँ पर एक नागालैंड है, नागालैंड ये 1963 को अलग हुआ था 1 दिसंबर को। तो यानी सभी राज्य जो हैं ये अल्टीमेटली असम से ही टूटे हुए हैं, इसलिए सभी राज्य अपना बॉर्डर असम से शेयर किया करते हैं। अगला 23 जनवरी 2024 को लाल किले में आयोजित होने वाले वार्षिक भारत पर्व की मेजबानी कौन सा मंत्रालय करेगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 23 जनवरी से शुरू होता है भारत पर्व, और भारत पर्व ये वार्षिक पर्व है और ये एक राष्ट्रीय त्योहार के रूप में हम लोग मनाते हैं। तो इसको इस बार जिम्मेदारी मिली है पर्यटन मंत्रालय को कि पर्यटन मंत्रालय जो है ये इसकी मेजबानी करे और अच्छे तरीके से इसको पूरा आयोजित कराए। पर्यटन मंत्रालय जो है ये भारत पर्व की मेजबानी करेगा और 23 जनवरी से ये शुरू होकर के 31 जनवरी तक चलेगा। भारत पर्व महोत्सव में भारत के कई राज्यों की झांकियां निकलेंगी, परेड होगा, अच्छे तरीके से राष्ट्रपति जो है ये ध्वज फहराएंगी, है ना। तो इन सब चीजों के बाद अलावा जो सभी झांकियों में जो सबसे बढ़िया प्रदर्शन झांकी होती है जिसकी, उसको सम्मानित भी किया जाता है। पिछली बार अगर बात करें तो पिछली बार उत्तराखंड सम्मानित किया गया था। उत्तराखंड ने मानस खंड पर आधारित, मानस खंड थीम थी इसकी, इस पर आधारित अपनी झांकी लॉन्च की थी। और इससे भी अगर पहले बात करें, जैसे उत्तराखंड को तो 2023 में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला था। ऐसे ही अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश जो है इससे पहले उत्तर प्रदेश जो है 2022 वाला और 2021 वाला सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता था। इसने रामायण और महर्षि वाल्मीकि इनकी थीम पर आधारित झांकी निकाली हुई थी। तो पिछले 3 साल को तो मैंने बता दिया आपको, अगला साल वाला अभी 31 जनवरी तक पता चलेगा तो आपको बताया जाएगा। ठीक है जी, ये समझ में आया, पर्यटन मंत्रालय के द्वारा ये आयोजित किया जा रहा है। अगला, भारतीय मैराथन धावक मान सिंह ने एशियाई मैराथन चैंपियनशिप 2024 में कौन सा मेडल जीता। तो मान सिंह ने जीत लिया है दोस्तों गोल्ड मेडल, और मान सिंह गोल्ड मेडल जीतने वाले एशियाई मैराथन चैंपियनशिप में दूसरे भारतीय हैं। तो इन्होंने जीत लिया है। एशियाई मैराथन रेस जो है दोस्तों ये हांगकांग में आयोजित की गई थी। हांगकांग कहाँ पड़ता है, हांगकांग समझ लो एक प्रकार का चाइना का ही पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने जीत लिया है। चीन के हुआंग योंग झेंग जो रहे ये उप विजेता रहे। फिलहाल अगर मान सिंह की बात करें तो इन्होंने 2 घंटे 14 मिनट और 19 सेकंड का समय लिया और मैराथन जीत ली। मैराथन की लंबाई होती है 42.195 किलोमीटर। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। शुरू में जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये दूसरे भारतीय हैं, तो दूसरे भारतीय तो पहले कौन थे, पहले थे टी गोपी 2017 में ये चैंपियन बने थे। ठीक है, एशियाई मैराथन के। तो अभी बन गए हैं मान सिंह। अगला, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक असम्स ब्रेव हर्ट लचित बरफुकन का अनावरण किया। तो ये पुस्तक है और इस पुस्तक को लिखा है दोस्तों अरूप कुमार दत्ता ने। अरूप कुमार दत्ता की ये पुस्तक गृह मंत्री अमित शाह जी ने लॉन्च किया हुआ है। तो ये पुस्तक जो है ये लचित बरफुकन जी के जीवन पर आधारित है। गुवाहाटी में इन्होंने लॉन्च किया है। इसको अंग्रेजी में तो पब्लिश किया गया है, फिर 24 भारतीय भाषाओं में इसको ट्रांसलेट भी किया गया है। लचित बरफुकन कौन थे, ये अहोम साम्राज्य के एक सेनापति थे और 1671 में एक बहुत ही फेमस की लड़ाई हुई थी, सराय घाट की लड़ाई। उस सराय घाट की लड़ाई में ये नेतृत्व करता थे अहोम साम्राज्य के, और इन्होंने मुगलों की शाही सेना को हरा दिया था। मतलब आप सोचो, अहोम साम्राज्य एक ऐसा साम्राज्य रहा जहां पर मुगल कभी अपना जीत हासिल नहीं कर पाए थे। इनमें इनकी बहुत ही वीरता थी, बहुत बड़ा इनका कंट्रीब्यूशन था। इसी को याद करते हुए ये वहां पर काफी सम्मान की दृष्टि से नाम इनका लिया जाता है और इन्हीं के ऊपर ये पुस्तक लिखी गई है। अरूप कुमार दत्ता ने लिखी है। पिछले दिनों में और भी बहुत सारी पुस्तकें आई हैं चर्चे में जिनको हम लोग रिकॉल करेंगे, जैसे एन अनकॉमन लव, चित्रा बनर्जी देवा करुणी ने लिखा है, और मैंने आपको बताया था ना ये सुधा मूर्ति और नारायण मूर्ति के ऊपर लिखी गई पुस्तक है। गांधी ए लाइफ इन 3 कैंपेन्स एमजे अकबर ने लिखी है। संस्कृत के आयाम मनोरमा मिश्रा की पुस्तक है। राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साझी विरासत प्रोफेसर गीता सिंह और आरिफ खान भारती की पुस्तक है। ब्रेकिंग द मोल्ड रघुराम राजन ने लिखा है, आरबीआई के पूर्व ये गवर्नर रह चुके हैं। जेबा, इसको लिखा है हुमा कुरैशी ने, जो कि बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं। ट्विंकल खन्ना ने वेलकम टू पैराडाइज लिखा है, प्रोफेसर रमेश चंद्र गौड़ और विस्मय बसु ने लिखा है मैपिंग ऑफ द आर्काइव्स।
सत्य सरन की पुस्तक है थ्रेड बाय थ्रेड, और डॉक्टर हेमा जोशी की पुस्तक है दो पलकों की छांव में। अपनी भी एक पुस्तक आई हुई है ब्रह्मास्त्र करंट अफेयर, इसको आप ऑर्डर कर सकते हो अमेजन से जा करके, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, पिन कमेंट में भी मैंने लिंक दिया हुआ है, उसको भी क्लिक करके आप सीधे इसको ऑर्डर कर सकते हो। जाइए देखिएगा, इस पर 5 आउट ऑफ 5 स्टार रेटिंग चल रही है, हर एक चीज कवर किया गया है। तो जनवरी से दिसंबर तक का ये है ब्रह्मास्त्र। इसमें चैप्टर बाय चैप्टर डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ कंटेंट प्रोवाइड किए गए हैं। खास बात तो ये है कि जैसे इसमें राष्ट्रीय घटनाएं हैं तो राज्यवार राष्ट्रीय घटनाएं दी गई हैं। राज्यवार का बोले तो मतलब कि साल भर का एक राज्य से कंटेंट एक जगह पर, दूसरे राज्य का कंटेंट साल भर का एक जगह पर, ऐसे ऐसे सभी राज्यों का राज्य भर का कंटेंट है। ऐसे ही अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं में देशवार कंटेंट दिया गया है। तो इससे आसान ये हो जाता है ना, जैसे आप किसी स्टेट स्पेशल की तैयारी कर रहे हो, जैसे मान लो बिहार के किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो बिहार के किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो बिहार राज्य का सारे करंट अफेयर आप एक जगह पर पा जाओगे। यूपी का किसी एग्जाम का तैयारी कर रहे हो तो यूपी के सभी एग्जाम्स का करंट अफेयर एक ही जगह पा जाओगे। और हाँ, अच्छे लेवल की किताब है, मतलब इसमें कंटेंट जबरदस्त दिया गया है, डिटेल एक्सप्लेनेशन काफी दिया गया है, ऐसा नहीं है कि वन लाइनर फॉर्मेट में है, ये पूरा ऑब्जेक्टिव है, उसके बाद डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ है। यही वजह है कि 264 पेज की ये बुक है, जो कि काफी अच्छी खासी है। समझ लो आप इसको पढ़ डाला तो लाइफ झिंगा लाला, 100% कवरेज है आपका, ठीक है ना। इसके बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं आना है। अगर जनवरी से दिसंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है 2023 का, तो एक भी प्रश्न छूटने नहीं दूंगा। आगे, हाल ही में सोनी टीवी ने किस कंपनी के साथ $100 बिलियन के विलय की डील को समाप्त करने की घोषणा की? तो देखो भाई, सोनी टीवी और जी मीडिया लिमिटेड, जी इंटरटेनमेंट इंटरप्राइजेज लिमिटेड के बीच में $10 बिलियन की डील होने जा रही थी, लेकिन ये डील सक्सेस नहीं हो पाई। तो सक्सेस नहीं हो पाई तो ये डील अब समाप्त करने की घोषणा कर दी है सोनी टीवी ने। जी इंटरटेनमेंट और सोनी टीवी के बीच में ये डील थी, और ये डील 2021 में शुरू हुई थी, इसकी घोषणा हुई थी, लेकिन डील को फाइनल ना करने का इसमें आरोप लगा रहा है सोनी जी पर, कि जी जो है, इसको जो टाइम दिया गया था उस टाइमलाइन के भीतर भीतर इन्होंने डील नहीं क्लोज किया, और ये वजह है कि अब सोनी ने ये निर्णय लिया है कि भाई हम डील तुमसे नहीं करेंगे। 22 दिसंबर 2021 से बातचीत चल रही थी, और $10 बिलियन के सौदे को निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर नहीं पूरा करने की वजह से यहाँ पर सोनी ने इसे कैंसिल कर दिया है। सोनी टीवी और जी इंटरटेनमेंट इंटरप्राइजेज लिमिटेड और कलवर मैक्स एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड यानी सीएमई, इन सब के साथ मर्जर होने जा रहा था, मतलब ये सब मिल करके एक कंपनी बनने जा रही थी। ये विलय अब नहीं हो पाएगा। सुभाष चंद्रा जो है, ये जी इंटरटेनमेंट इंटरप्राइजेज लिमिटेड के संस्थापक हैं। अगला, युगांडा के कंपाला में नाम शिखर सम्मेलन का कौन सा संस्करण शुरू हुआ? तो दोस्तों, नाम समिट 2024 ये 19वां संस्करण था, और अभी ये कंपाला में यानी युगांडा की राजधानी कंपाला में आयोजित हुआ है नाम शिखर सम्मेलन। तो ये 15 तारीख से शुरू हुआ है और 23 तारीख तक ये चलेगा, यानी आज तक ये चलेगा कंपाला युगांडा में। भारत की तरफ से कौन गया था? भारत की तरफ से हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर जी इसमें शामिल हुए 19वें गुट निरपेक्ष आंदोलन में। देखो, ये गुट निरपेक्ष मतलब यही हुआ, नॉन अलायंस मूवमेंट। तो ये नाम की जो स्थापना हुई है ना, ये समझ लो बहुत इंटरेस्टिंग रहा है। एक्चुअली में क्या हुआ था कि जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब समाप्त हुआ तो 1945 में यूएनओ का गठन किया गया कि भाई अब कोई युद्ध ना हो। लेकिन गठन तो किया गया, फिर कोल्ड वार चालू हो गए, और दुनिया जो है ये दो धुरों में बंटना शुरू हो गई। कुछ लोग थे जो प्रो रसिया होने लगे, और रसिया क्या, यूएसएसआर तब जाना जाता था। कुछ देश थे जो इधर की तरफ जाने लगे, कुछ देश थे वो यूएस की तरफ जाने लगे। विश्व युद्ध खत्म होने के बाद ना कंपटीशन असली शुरू हुआ यूएसएसआर और यूएस के बीच में। तो कुछ देश इसकी तरफ भागने लगे, कुछ देश इसकी तरफ भागने लगे। तो इंडिया जैसे देशों ने कहा कि रुको, ऐसा नहीं होगा, हम ना आपकी तरफ रहेंगे ना इनकी तरफ रहेंगे, हम लोग एक अपना अलग से एक बनाएंगे संगठन, जो कि होगा नॉन अलायंस। नॉन अलायंस मतलब कि हम किसी की तरफ नहीं रहेंगे, है ना। हम लोग नॉन अलायंस मूवमेंट में रहेंगे, तो हम लोग किसी की तरफ नहीं रहेंगे। तो भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और भी ऐसे उस टाइम के जो तत्कालीन देशों के, बहुत सारे विकासशील देशों के जो लीडर्स थे वो सब आए साथ, और इन्होंने एक ग्रुप बनाया जो नाम संगठन के नाम से जाना गया, और इसी का एक शिखर सम्मेलन शुरू हुआ। यह शिखर सम्मेलन पहला वाला 1961 में हुआ था बेलग्रेड यूगोस्लाविया में, और उसके बाद ये
आज तक में 120 से अधिक विकासशील देशों का एक संगठन बन चुका है और अभी 19वां संस्करण इसका सम्मेलन का हो चुका है सक्सेसफुली। ठीक है जी। तो अब देखो, ये प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा शुरू किया गया एक ऐसा समझ लो कि हम लोग का एक थीम था जिस पर हम लोग आज भी आधारित हैं। आज भी अभी आपने देखा रसिया यूक्रेन का जो युद्ध हुआ, उसमें भी हमने कहीं ना कहीं यही स्टांस लिया कि भाई हम किसी का सपोर्ट नहीं करेंगे, चाहे रसिया दबाव डाले कि आप हमारी तरफ वोटिंग करो, चाहे यूएस ने खूब दबाव डाला कि रसिया पर सैंक्शन लगाओ, रसिया से व्यापार ना करो। हम लोगों ने कहा नहीं, न तुम्हारा सुनेंगे न तुम्हारा सुनेंगे, हम अपना सुनेंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जापान सिलम मिशन के साथ चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करके चांद पर पहुंचने वाला कौन सा देश बना? तो जापान जो है ये सिलम मिशन लॉन्च किया था, मैंने इसके बारे में बताया भी था आपको। तो ये चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग कर चुका है अब फाइनली, तो 5वां ये देश बन गया है। एक्चुअली में इसको तो मैंने आपको 20 तारीख को ही बताया था कि आज सॉफ्ट लैंडिंग करेगा, सब कुछ ठीक ठाक रहा तो 5वां देश बनेगा। तो बन तो गया 5वां देश, लेकिन एक दिक्कत आ गई। दिक्कत क्या आ गई? देखो, ये सॉफ्ट लैंडिंग कर तो रहा था, लेकिन अंतिम समय में इसके सोलर पैनल काम करना बंद कर दिए हैं। तो अब इस वजह से ये जो 100% की उम्मीद लगा रहा था कि सक्सेस रहेगा मिशन, ये 100% सक्सेस नहीं हो पाया। तो यहाँ पर स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेशन मून, जो कि ये मून को इन्वेस्टिगेट करने के लिए जा रहा था जापान का सेम मिशन, इसको अब जो है 100% सक्सेस नहीं माना जाएगा, क्योंकि सोलर पैनल ने काम करना बंद कर दिया है। और जब सोलर पैनल ही काम करना बंद कर दिया तो समझ लो एनर्जी का सोर्स ही खत्म हो गया है। तो ये पहुंच तो गए हैं, सॉफ्ट लैंडिंग भी कर लिए हैं, सॉफ्ट लैंडिंग करने वाले ये 5वें देश भी बन गए हैं। 5वां देश बोले तो पहले आप समझो कि रसिया, अमेरिका, चाइना और इंडिया के बाद 5वां देश अब जापान है। ठीक है। रॉकेट का नाम H2A था और ये चंद्रमा के सियोली क्रेटर पर उतरा 20 जनवरी को 8:50 PM पर। अच्छा, एक चीज मैंने और बताया था आपको कि जापान और इसरो के बीच में भी एक समझौता हुआ था कि दोनों मिल करके एक मिशन लॉन्च करेंगे। तो ये वाला वो मिशन नहीं था। जापान और इसरो जो मिशन लॉन्च करेंगे मिल करके, वो 2027-28 तक लॉन्च होगा। ठीक है। उसमें इसरो जो है वो मदद करेगा जापान की। तो उस वाले मिशन में जापान जो है ये साउथ पोल पर उतरेगा। ठीक है ना, उस वाले मिशन में। इस वाले मिशन में ये बीच में ही उतरा है, जहां पर सब उतरते हैं वहीं पर उतरा है। मतलब अभी भी स्टिल इसरो दुनिया का इकलौता एक ऐसी स्पेस एजेंसी है जो साउथ पोल पर चंद्रमा पर सक्सेस रही है, और चंद्रयान 3 के थ्रू हम लोगों ने वो सक्सेस हासिल की है। आगे, हाल ही में आयोजित इंडिया ओपन 2024 में पुरुष युगल का खिताब किसने जीता? तो इसको जीत लिया है दोस्तों, किसने? कांग मिन हुक और सियो सांग जे ने। इन्होंने सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी को हरा करके ये जीता हुआ है। तो यहाँ पर ये दोनों कोरियाई जोड़ी दिख रही है, ये विजेता रहे और अपनी सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जो जोड़ी रही, ये उप विजेता रहे। अच्छा, सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी, इन दोनों की जोड़ी से याद रखिएगा, इन दोनों को ही इस बार मिला है खेल रत्न। क्या मिला है? खेल रत्न मिला है। ठीक है ना, खेल रत्न, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड इस बार का इनको मिला हुआ है, इन दोनों जोड़ियों को। फिलहाल यहाँ पर आ जाते हैं क्वेश्चन पर। तो कांग मिन हुक और सियो सांग जे, ये दोनों पहली ऐसी जोड़ी बन गई है जो इंडिया ओपन पुरुष युगल का खिताब जीती है, और पहली कोरियाई जोड़ी बन गई है ऐसा जीतने वाली। तो कांग मिन हुक और सियो सांग जे, ये दोनों पहली कोरियाई जोड़ी बन गई है जिसने इंडिया ओपन पुरुष युगल का खिताब जीता हुआ है। तो इसने 21-15, 11-21 और 18-21 से भारतीय जोड़ी को हराया हुआ है। सात्विक और चिराग शेट्टी जो हैं इसी उपविजेता पहुंचे, मतलब कि समझ लो फाइनल तो पहुंचे ही, तो इस वजह से ये विश्व नंबर 1 रैंकिंग हासिल कर लिए हैं। तो आज के टाइम पर नंबर 1 रैंकिंग पर ये काबिज हैं। ठीक है। अगला, वर्ष 2024 में जॉय अवार्ड से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला अभिनेत्री कौन बनी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों, आलिया भट्ट को अभी सम्मानित किया गया है सऊदी अरब में जॉय अवार्ड से, और सऊदी अरब में जॉय अवार्ड से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला अभिनेत्री बन गई हैं। तो ये हैं आलिया भट्ट, आप जानते हो इनको, रणबीर कपूर की बीवी। तो 20 जनवरी 2024 को रियाद सऊदी अरब में आयोजित हुआ था जॉय अवार्ड समारोह। तो वहां पर इनको ऑनररी एंटरटेनमेंट मेकर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। जैसा कि मैंने बताया, ये पहली भारतीय महिला है। इससे पहले पुरुष भारतीयों को सम्मानित किया गया था, लेकिन किसी भारतीय महिला अभिनेत्री को सम्मानित नहीं किया गया था। तो इससे पहले अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान और सलमान खान को सम्मानित किया जा चुका है। तो ये वैसे हैं चौथी और, लेकिन है पहली महिला।
आलिया भट्ट के बारे में बात करें तो अभी गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए इनको नेशनल अवार्ड भी मिला था, ठीक है, पिछले साल। अब ये तो थे टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन आज के दिन से। आई होप आपने अच्छे से समझा आज के करंट अफेयर को। अगर वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसकी पीडीएफ आपको मिलेगी टेलीग्राम पर। टेलीग्राम पर जाइए, एमजेटी एजुकेशन लिख करके सर्च कीजिए, ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहीं पर पीडीएफ मिलेगी, आप उसे डाउनलोड कर सकेंगे। कल मैंने क्वेश्चन पूछा था आपसे कि 47वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का थीम देश कौन सा है, तो वो है यूके। इसके अलावा जाति आधारित जनगणना कराने वाला भारत का पहला राज्य कौन है, तो वो है बिहार। दूसरा राज्य है आंध्र प्रदेश। आज आपको क्या बताना है? आज आपको बताना है अयोध्या के राम मंदिर में किस देश से लाए गए शालिग्राम पत्थर का इस्तेमाल किया गया है। साथ ही साथ बता दीजिए एनएससी की निफ्टी में कुल कितनी कंपनियां शामिल होती हैं। दोनों ही क्वेश्चंस के बारे में जो भी पता हो डिटेल के साथ जरूर आंसर करने का प्रयास करना, और इसकी क्विज और पीडीएफ लगाना मत भूलना। पीडीएफ जो है आपको एमजेटी ऐप पर भी मिल जाएगी, टेलीग्राम पर भी भेजा जाता है। साथ ही साथ इसकी क्विज आपको एमजेटी पर मिलेगी, तो क्विज भी आप इसको सॉल्व कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलेंगे अगले दिन की वीडियो में। किताब जो है अगर आप लेना चाहते हैं तो ऑर्डर कर सकते हैं अमेजन से, और जबरदस्त बुक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मैं मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।